बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी बेटा जी, आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई की हमने आज कुछ करैक्टर्स पढ़ने हैं। तो कल हमने इंट्रोडक्शन में कुछ फंजाई के बारे में पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो आज हम मज़ीद फंजाई के बारे में पढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से करैक्टर हैं, इसकी बॉडी किस तरह की है, माइसीलियम क्या है, हाइफी क्या है, सबस्ट्रेट हाइफी। तो आज का लेक्चर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने सुनना है ताकि आने वाले लेक्चर जो हैं आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएं। छोटी छोटी चीज़ें इनको देखते जाना है आप लोगों ने। अच्छा जी, सबसे पहले है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ लेता है कि माइसीलियम क्या है। बॉडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइसीलियम। कि फंजाई की जो बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी है माइसीलियम कहलाती है। लेट्स सपोज ये फंजाई है, तो ये जो सारी इसकी बॉडी है ये क्या कहलाएगी? माइसेलियम। अच्छा जी, उसके बाद हाइफी क्या है? मोस्ट फंजाई कंपोज्ड ऑफ ब्रांच सिलेंडर। अब ये तो होगी ना इसकी बॉडी। अब इसकी बॉडी के अंदर आप देखें तो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम हाइफी कहते हैं। फंजाई की जो बॉडी है किससे मिलकर बनी होती है? हाइफी से मिलकर बनी होती है। अगर मैं कहूँ कि फंजाई किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सबसे पहले जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड को हम क्या कहते हैं? हाइफी। और हाइफी मिलके बनाते हैं माइसेलियम। और जो माइसेलियम है वो क्या है? फंजाई की बॉडी है। मोस्ट फंजाई कंपोज्ड ऑफ ब्रांच। ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर नमा भी। लॉन्ग ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। हाइफी की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इसकी इम्पोर्टेंस जो है उसमें कह रहा है कि हाइफी एक्सटेंड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई सबस्ट्रेट है। चलिए ये कोई सबस्ट्रेट है। अब जो फंजाई होंगे वो क्या करेंगे? फंजाई के हाइफी इस सबस्ट्रेट के ऊपर फैल जाएंगे यूँ, और अपने हाइफी जो है सबस्ट्रेट के अंदर जो है पेनिट्रेट कर देंगे। और ये जो हाइफी अंदर चले गए हैं ये यहाँ से फूड इनटेक करके ऊपर जो फंजाई है उसको प्रोवाइड करेंगे। सबस्ट्रेट कोई भी बॉडी होती है जहाँ से फंजाई फूड इनटेक करते हैं, जिसके साथ वो जाके अटैच हो जाता है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। हाइफी एक्सटेंड ओवर द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटियम। कह रहा है कि सबस्ट्रेट के साथ वो जाके अटैच हो जाता है एक्सटेंसिवली। ठीक है, बहुत अच्छे से। अच्छा, अब हाइफी की हमारे पास दो टाइप्स हैं। कुछ हाइफी जो है उनके दरमियान पर्दा होता है और कुछ हाइफी जो है उनके दरमियान पर्दा नहीं होता। ऐसे हाइफी जिनके दरमियान पर्दा होता है उसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। ये सेप्टम आपने वर्ड सुना होगा। सेप्टम कहते हैं पर्दे को। जो सेप्टेट हाइफी है कह रहा है कि डिवाइडेड बाय क्रॉस वाल। ये क्रॉस वाइल उनको डिवाइड कर देती है, कार्ड सेप्टा, जिसको हम क्या कहते हैं? सेप्टा इनटू इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल यहाँ अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम, ये भी सेप्टम। ठीक है, सेप्टा ने उनको इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ। हर सेल के अंदर एक या दो न्यूक्लियस है। कंटेन वन आर मोर न्यूक्लाई इन ईच सेल, और हर सेल के अंदर एक या दो न्यूक्लियस हैं। ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी, जिसके दरमियान सेप्टा मौजूद है और सेप्टा के होने की वजह से वो डिवाइड हुआ हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद है नॉन सेप्टेट हाइफी। क्या चीज़ है? कह रहा है कि लेक सेप्टा, इनके दरमियान कोई सेप्टा नहीं होता, इसीलिए इनको नॉन सेप्टेट कहा जाता है। यानी ऐसे हाइफी जिनमें कोई पर्दा नहीं होता। नॉन डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स, और इंडिविजुअल सेल्स में नहीं ये डिवाइड होते, पूरी बॉडी मिलके एक बड़ा सारा सेल बना रही होती है, इसी तरह लगता है। इंस्टेड इट इज़ द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड, बल्कि ये क्या बनाती है? इट इज़ द फॉर्म एलोंगेटेड, एक बहुत ही
इलोंगेट, मल्टी न्यूक्लिएट जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लिएट हों, लार्ज सेल एक बहुत बड़ा सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म अफेक्टिवली, और इसमें से साइटोप्लाज्म जो है बहुत अफेक्टिवली मूव कर सकता है क्योंकि पर्दे नहीं है ना यहाँ देखो। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये रहा, ये नॉन सेप्टेट हाइफी है। अब यहाँ आपको कोई सेप्टा मौजूद नहीं नज़र आ रहा, एक बहुत बड़ा जो एक सेल नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट सेप्टम मौजूद हैं, इसीलिए ये सेप्टेट हाइफी और ये वाला नॉन सेप्टेट हाइफी। अब देखें यहाँ तो कोई पर्दा मौजूद नहीं है, यहाँ साइटोप्लाज्म का जो फ़्लो है वो बहुत आसानी से मूव कर सकता है, यहाँ से फ़्लो करता 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 आगे जहाँ मर्ज़ी फ़्लो कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दीवार नहीं है। अब अगर हम बात करें इसकी सेप्टेट हाइफी की, यहाँ साइटोप्लाज्म किस तरह मूव करता है ये देखते हैं। यहाँ रैपिड साइटोप्लाज्मिक फ़्लो किस तरह होती है। कह रहा है कि सेप्टा ऑफ मैनी सेप्टेट हाइफी हैव पोर्स। अब अगर इस पर्दे की अगर हम बात करें, ये पर्दा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और जो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो है यहाँ से फिर पॉसिबल होता है, इनसे गुजर के फिर आगे जाता है। कैरिंग साइटोप्लाज्म टू ग्रोइंग टिप्स, कहाँ पे ले जाता है उनको, ग्रोइंग टिप्स पे। इट्स मीन लेट्स सपोज के ये वाली जो है टिप है ये ग्रोइंग है, आगे आगे सेल जो है ये ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ फिर साइटोप्लाज्म मूव करता जाता है ग्रोइंग टिप की तरफ। enabling hyphae to grow rapidly when food and water are in abundant supply। कह रहा है कि जब हाइफी के पास फूड और वाटर सप्लाई अबंडेंट होती है तो ये ग्रोथ इसकी बहुत ही तेज़ हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हाइफी के बारे में कह रहा है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होंगे जब ये जाके अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो यहाँ से फूड वाटर सारा मटेरियल उनको मिलेगा। तो सबसे पहले फूड सारी चीज़ें किसके पास आ रही हैं, हाइफी के पास। तो ये हाइफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे क्योंकि यहाँ से फूड को उठा के अपर बॉडी पोर्शन को देंगे वो। तो यहाँ कह रहा है कि आल पार्ट्स ग्रोइंग थ्रू सबस्ट्रेट आर, अब कह रहा है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव, सबस्ट्रेट के अंदर जितने पार्ट्स ग्रो कर रहे होंगे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, को वहाँ से न्यूट्रिएंट्स उठा रहे होंगे वो। अच्छा, ये उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताई है वो काइटन। इसकी जो वॉल है ये काइटन से मिलके बनी होती है। तो अगर हम पौधों की सेल वॉल देखें तो उनके अंदर सेलुलोज होता है, लिग्नन समवट जो है पाया जाता है कुछ की सेल वॉल के अंदर। तो ये जो सेलुलोज और लिग्नन है ये डिके हो जाता है, इसको बैक्टीरिया जो हैं या अदर फंजाई जो हैं वो इसको डिके करवा देती हैं। तो ये डिके बहुत जल्दी हो जाता है सेलुलोज और लिग्नन, लेकिन काइटिन जो है ये बहुत कम डिके होता है, इसीलिए ये ज़्यादा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है इनके पास, फंजाई के पास। तो ये भी इनकी एक करेक्टर है इनका। कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ मोर रेजिस्टेंट, इसकी सेल वॉल जो है ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है टू डिके, इतनी आसानी से डिके नहीं होती। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल वॉल इतनी आसानी से डिके नहीं होती तो वो उसके पास अच्छी एफिशिएंटली यानी अडोप्टेशंस होती हैं, एनवायरनमेंट से अच्छा कॉप कर सकता है दैन सेलुलोज एंड लिग्नन। अच्छा जी, आखिरी बात वो बता रहा है कि एक्सटेंसिव हाइफल सिस्टम, इनके पास जो है बहुत ही एक फैला हुआ एक्सटेंसिव सिस्टम होता है, प्रोवाइड एनर्मस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ में आप लेट्स सपोज ये हाइफी फैले हुए हैं, ठीक है, कुछ हाइफी इधर को, कुछ हाइफी इधर को, कुछ हाइफी इधर को, कुछ हाइफी इधर को। अब इस हाइफी को भी फूड मिल गया, ये सारा आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। अगर इसको फूड मिल गया बाकियों को नहीं मिला तो फिर भी ये सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा। अगर इसको फूड मिल गया बाकियों को नहीं मिला तो यहाँ से सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रोवाइड एनर्मस सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, तो फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए ये एक अच्छा खासा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं।